नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग हिंदी नाटक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाटक हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी नाटक। मुख्य तथ्यों को पढ़ते हुए कि विषय वस्तु को जानेंगे, इसमें पात्रों को समझेंगे और जो भी इसमें प्रमुख उद्धरण आए हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, अंधेर नगरी। इनके 2 नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं, एक अंधेर नगरी है और दूसरा भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 है, याद रखिएगा, ठीक है? और बाकी अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग माना है इसका प्रकाशन वर्ष, लेकिन सर्वमान्य तौर पर 1881 इसका समय माना जाता है। उससे पहले यदि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँगे तो हिंदी ओशन अकेडमी, यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ लोगो दिखाई देगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से इंस्टॉल का आपका ऑप्शन आएगा और जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, वो लोग जितने भी टेस्ट उसमें अवेलेबल हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही हैं, जो कोर्स रन हो रहे हैं, उससे भली-भाँति अवगत होंगे। आप लोग ज़रूर इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई जारी हो रह सके। और ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो कॉल और मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं 7209973250। ये एक ई-बुक मैंने लॉन्च की है, ये एक तरीके से आपके पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी और आपको अगर हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर ये दिया ही हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके 3 पार्ट आपको मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको इकाई 1 से लेके इकाई 3 तक पढ़ने को मिलेगा, फिर पार्ट 2 में 4 से 6 तक, उसके बाद पार्ट 3 में 7 से लेके 10 तक। ये सारी इकाइयों में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे नोट्स हैं। मेरा अनुभव इसमें जो रहा है वो मैंने सब इसमें, चाहे पात्र परिचय हो, चाहे भूमिका हो, चाहे किसी कविता की व्याख्या हो, हर चीज़ आपको इकाई 1 से लेके इकाई 10 तक मिलेगी। अगर ये ई-बुक ले लेते हैं और सिर्फ़ इसी को पढ़ लेते हैं तो आपको मान के चलिए 80 से 80 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे ही नोट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नाटक। अंधेर नगरी नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म आप सभी को पता है 1850 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी, ठीक है? तो वाराणसी के जो संत लोग थे उन्होंने ही इनको इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। अंधेर नगरी प्रहसन है एक, याद रखिएगा। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रहसन माना जाता है। प्रहसन मतलब एक तरीके से हास्य व्यंग्य की रचनाएँ जो होती हैं वो प्रहसन आता है। प्रहसन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक शुद्ध प्रहसन और एक संकीर्ण प्रहसन। तो जो अंधेर नगरी है वो शुद्ध प्रहसन के अंतर्गत आता है। भारतेंदु ने बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में 1881वीं, याद रखिएगा 1881 में ये प्रकाशित हुई थी रचना और एक ही दिन में इन्होंने लिखा था इस नाटक को, जो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्या विधा के अंतर्गत आता है? तो प्रहसन के अंतर्गत आता है ये, और वो भी शुद्ध प्रहसन के अंतर्गत आता है। और ये एक तरीके से कब लिखा गया था? बनारस में नेशनल थिएटर के लिए 1 दिन में लिखा गया था, ठीक है? और कहाँ पर खेला गया था सबसे पहले? काशी के जो दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर सबसे पहले खेला गया था। अब जो मौलिक रचनाएँ हैं, नाटक हैं भारतेंदु के, वो पढ़ लेते हैं क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। और अगर आप भारतेंदु जी का नाटक अंधेर नगरी पढ़ रहे हैं, फिर कोई भी नाटक पढ़ रहे हैं, तो इनके अन्य नाटकों से या अन्य रचनाओं से भी आपको अवगत होना ज़रूरी है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति 1873 में आया था। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, प्रेम जोगनी 1875, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, विशस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसको भी मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप इनका अपूर्ण नाटक है और ये भी आपका परीक्षा में बन चुका है कि भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है या अपूर्ण नाटक है वो कौन सा है? तो सती प्रताप है। ठीक है? ये क्रम से लगा हुआ है और इसको आप एज़ इट इज़ 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अनूदित नाट्य रचनाएँ कौन-सी? ये तो आपकी मौलिक रचनाएँ हो गई जो उन्होंने मौलिक रूप से लिखी हैं, लेकिन इन्होंने अनूदित रचनाओं का भी वर्णन मतलब लिखा है इन्होंने, अनूदित की हैं रचनाएँ। विद्या सुंदर 1868 में आई थी रचना। ये किसका अनुवाद है? संस्कृत नाटक है ये, चौर पंचाशिका, इसी का अनुवाद है विद्या सुंदर, ठीक है? तो इसका अनुवाद के रूप में विद्या सुंदर लिखा है और ये लिखा गया था यतीन्द्र मोहन ठाकुर
कृत बंगला का हिंदी अनुवाद है। तो यतीन्द्र मोहन की रचना है चौर पंचाशिका, जो कि संस्कृत नाटक है, और बंगला का ये हिंदी अनुवाद करते हैं विद्या सुंदर। ठीक है। और ये संस्कृत नाटक है, जो विद्या सुंदर है ये कैसा नाटक है? क्योंकि पहले तो ब्रजभाषा और संस्कृत में लिखी जा रही थी रचनाएं, तो ये संस्कृत नाटक है। बंगला का हिंदी अनुवाद किया है किसने? भारतेंदु जी ने। किसका नाटक है चौर पंचाशिका? यतीन्द्र मोहन ठाकुर का है। पाखंड विडंबन ये कृष्ण मिश्र द्वारा कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। ठीक है, कृष्ण मिश्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय, उसी का अनुवादित रूप किया है पाखंड विडंबन नाम से भारतेंदु जी ने। धनंजय विजय 1873 में आई थी रचना। व्यायोग कांचन कवि द्वारा कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। ठीक है, संस्कृत नाटक लिखा था कांचन कवि ने, उसी का ये हिंदी अनुवाद है धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी नाटक 1875 में आया था। सट्टक है एक प्रकार का ये, राजशेखर कवि द्वारा कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। ठीक है, राजशेखर कवि ने रचना की थी, उसी प्राकृत नाटक का ये अनुवाद देखने को मिलता है कर्पूर मंजरी। भारत जननी नाट्य गीत है, ये 1877 में आया था। बंगला के भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट, 1878 में एक कृति आई थी, विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है मुद्रा राक्षस। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है वो दुर्लभ बंधु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जैसे दुर्लभ बंधु का पूछ लेते हैं कि किस रचना का अनुवादित रूप है दुर्लभ बंधु, तो ये शेक्सपियर का नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी का ये हिंदी अनुवाद करते हैं भारतेंदु। काव्य कृतियों में देखें तो भक्त सर्वस्व है, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, मधुमुकुल, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुखरी, सुमनांजलि, बंदर सभा, हास्य व्यंग, बकरी विलाप, ये सारी ही रचनाएं इनकी काव्य कृतियां हैं। निबंध नाटक, ये जो नाटक है ना, कंफ्यूज मत होइए, नाटक क्या है? नाटक नाम से लिखा है इन्होंने निबंध। ठीक है, कालचक्र जर्नल है, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट इनका नाटक, और आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। इन्होंने यात्रा साहित्य में भी अपनी लेखनी चलाई है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। कहानी लिखी इन्होंने अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, दो उपन्यास हैं इनके। आत्मकथा एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और भारतेंदु अंधेर नगरी प्रहसन है ये। ठीक है, नाटक होगा यहाँ पे, नाटक होगा अंधेर नगरी प्रहसन की श्रेणी में आता है। अब चलते हैं नाटक की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट कथन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे फ्री में क्लास देख रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा, पेड वाले बच्चों को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने ई बुक ली है और जो उसमें अपलोडेड है ई बुक एप्लीकेशन पे, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने हार्ड कॉपी नोट्स लिए हैं तो उनके लिए तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको 2 बार रिविजन करना है। यह नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। सत्य प्रकाश मिश्र। जब ये पुस्तक आप देखेंगे ना, अंधेर नगरी, मेरे पास में बुक भी है। ठीक है, तो ये बहुत पतली सी बुक है, 30 रुपए की आती है। आप इस बुक को आप ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, ये पूरा मैंने इसको अक्षरशः पढ़ाया हुआ है, इस नाटक को एप्लीकेशन पे आप देख लीजिएगा। और इसमें एक खास बात ये है कि इसमें सबसे पीछे आप देखते हैं तो पूरा ये सत्य प्रकाश मिश्र का जो कथन है वो एज इट इज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। अंधेर नगरी यह एक प्रहसन है, मैंने जैसे आपको बताया। प्रहसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमेडी। यह प्रहसन 1881 में लिखा गया था। यह लोक कथा पर आधारित प्रहसन है। उस समय हिंदू नेशनल थिएटर का आरंभ हुआ था और इसी थिएटर के लिए भारतेंदु ने इस प्रहसन को एक ही रात में लिखा था, जिसकी चर्चा हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इस प्रहसन में भारतेंदु जी ने उस समय के राज व्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामदी, जाति प्रथा की आलोचना की है। ठीक है, जाति प्रथा में जब ब्राह्मण कहता है जात लो जात, टके शेर जात, है ना, तो टके शेर सब बिकता है उनके राज्य में।
तो वही वहाँ की राज व्यवस्था, वहाँ की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है भारतेंदु जी ने। प्रहसन रूपक का वह भेद है जिसमें तापस, तापस मतलब तपस्वी, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायकों को और नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य परिहास चर्चा होती है, वही प्रहसन कहलाता है। और देखा जाए तो तीसरे अंक में गोवर्धन दास को 7 पैसे भीख में मिलते हैं, जिसकी वह 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। बहुत गहराई से अगर जब पढ़ेंगे और आप नोट्स बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि 7 पैसे की भीख मिलती है गोवर्धन दास को और उसी से वो कितनी मिठाई खरीदता है? 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। प्रहसन के 2 भेद होते हैं, एक शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन, ठीक है? और जो शुद्ध प्रहसन होता है, वो एक तरीके से जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनका परिहास पूर्ण इसमें वर्णन किया जाता है और जो संकीर्ण प्रहसन होता है, उसमें जो निम्न कोटि के, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, उनका परिहास किया जाता है। तो जो प्रहसन है, अंधेर नगरी, इसमें राजा की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है, तो ये एक तरीके से शुद्ध प्रहसन के अंतर्गत आता है। चौपट राजा का संकेत कहीं न कहीं अंग्रेजी राज से है। विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। अंग्रेजी राज्य के सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति का चित्रण किया गया है। लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनाने की नसीहत है। इस प्रहसन का अंत असत्य पर सत्य की विजय के साथ सुखांतक है। सुखांतक है, अंततः राजा की ही मौत हो जाती है। उसी की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, वो उसी की भेंट चढ़ जाता है और अपने आप को वो आहुति दे देता है, समाप्त हो जाता है। विवेकहीन और मूर्ख राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण ही नहीं बनता, बल्कि उसके नाश का आधार भी बन जाता है। लेखक ने इस नाटक के आधार पर जनचेतना जगानी चाहिए। अब ये नाटक बनने का मुख्य कारण क्या था? श्री रामदीन सिंह इस नाटक के बारे में कहते हैं कि बनारस में बंगालियों और हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक समाज दशवशमेध घाट पर नियत किया है, जिसका नाम हिंदू नेशनल थिएटर है। दक्षिण में पारसी और महाराष्ट्र नाटक वाले प्रायः अंधेर नगरी का प्रहसन खेला करते हैं, किंतु उन लोगों की भाषा और प्रक्रिया सब असंबद्ध होती है। ऐसा ही इन थिएटर वालों ने भी खेलना चाहा और अपने परम सहायक भारत भूषण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से अपना आशय प्रकट किया। बाबू साहब ने यह सोचकर कि बिना किसी काव्य कल्पना के व बिना कोई उत्तम शिक्षा निकले जो नाटक खेला ही गया, तो इसका फल क्या? इस कथा को काव्य में बांध दिया। यह प्रहसन पूर्वोक्त बाबू साहब ने उस नाटक के पात्रों के अवस्थानुसार एक ही दिन में लिख दिया है। आशा है कि परिहास प्रिय रसिक जन इससे परितुष्ट होंगे। इति श्री रामदीन सिंह। ठीक है, रामदीन सिंह ये इस नाटक की शुरुआत कैसे हुई, ग्रंथ बनने का क्या मुख्य कारण था, वो यहाँ पर बताते हैं। यह भी कहा जाता है इस नाटक के बारे में कि बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राह पर लाने के लिए भारतेंदु ने यह नाटक लिखा था। अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, कार्य प्रधान प्रहसन के अंतर्गत आता है ये, जिसका मूल प्रतिपाद्य लोभ और भोग से संबद्ध है। मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो लोभ और भोग से संबंध यह नाटक है, पर जिसके पीछे अंग्रेजी राज और सामंती विचारधारा के प्रतिवाद की दृष्टि काम कर रही है। अंधेर नगरी अंग्रेज राज का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली इसके ग्रंथ के कारण और ये किस प्रहसन किस श्रेणी में आता है इसकी बात की। मुख्य बिंदुओं को हमने पढ़ा और सत्यप्रकाश मिश्र के कथन को जाना और भारतेंदु जी की रचनाओं को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अंधेर नगरी नाटक के मुख्य पात्र कौन से हैं। सबसे पहले मुख्य पात्र के रूप में महंत जी आते हैं। ठीक है, ये एक क्या है? संत हैं महंत। गोवर्धन दास इनका शिष्य है, महंत का लोभी शिष्य है ये, है ना? यही लोभ में फंसकर इसकी जान खतरे में पड़ जाती है। नारायण दास महंत का आदर्श शिष्य है। राजा चौपट राजा जो शराब के नशे में डूबा रहता है तथा न्याय व अन्याय में फर्क नहीं समझता है। फरियादी है राजा से न्याय मांगने वाला। कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर जाती है। मंत्री चौपट राजा का सलाहकार मंत्री है। कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है ये। चूने वाला दीवार बनाने के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है वो है। भिश्ती है दीवार बनाने के मसाले में पानी डालने वाला। ठीक है, यहाँ दीवार होगा। कसाई भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला। गडरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला गडरिया। कोतवाल जिसे चौपट राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी। चार सिपाही ये राजा के 4 सिपाही या 4 प्यादे कह सकते हैं। अन्य पात्रों में कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, ब्राह्मण, माली, नौकर, ये सब आते हैं। नाटक में कुल कितने अंक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
नाटक में कुल 6 अंक हैं और इन अंकों के नाम भी मैं आगे पढ़ा देती हूँ और इन अंकों का जो क्रम है वो पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो इनमें गद्य पद्यात्मकता के मिश्रण से गति प्रदान की गई है। आप देखेंगे इसमें संवाद रूप में भी है और गद्य पद्यात्मक गद्य रूप में इसका इस नाटक को रचा है भारतेंदु जी ने। इसमें अंक बदले दृश्य शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब 6 अंकों के नाम एवं स्थान देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बाह्य प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, पांचवा है अरण्य और छठवां अंक है शमशान। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए कि बाह्य प्रांत पहला अंक, बाजार दूसरा अंक, जंगल तीसरा अंक, राजसभा चौथा अंक, अरण्य पांचवा अंक और शमशान छठवां अंक। ठीक है, ये सारे ही अंक हैं या स्थान। ठीक है, इसको रट लीजिए क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अब जो शब्द अर्थ आए हैं, ये मूल किताब है, इस मूल किताब में जो शब्द अर्थ आए हैं वो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। ये शब्द अर्थ आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। बंची, बंची का अर्थ है गुण गान कर। भाथी, धौकनी। ठीक है, भाथी का मतलब है धौकनी। नसाई मतलब नष्ट होना। राई मतलब विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ। सीधा सामग्री, खाद्य सामग्री। मालवार, धनवान। तौकी, मैना, गफूरन, मुन्नी, ये सब कौन है? काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वैश्याओं के नाम है। सिलहट बांग्लादेश का एक नगर का नाम। बुटवल नेपाल का एक कस्बा। कवला नींबू बड़ा और मीठा नींबू। रंगतरा ये संतरा है। संगतरा मीठी नारंगी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रंगतरा संतरा है और संगतरा मीठी नारंगी। कचाका मतलब मुलायम। चबाका मतलब तर। ठीक है, चबाचब मतलब तर किया हुआ। फूट और बेर श्लिष्ट शब्द है। फल विशेष फूट और बेर मतलब व्यंग्यार्थ के रूप में प्रयोग किया गया। फूट और बेर, फूट एक फल भी होता है, बेर भी एक फल होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य के रूप में बोला गया है, आपसी फूट और बैर भाव। बिहिदाना का अर्थ है अमरूद जैसे एक फल के बीज का नाम है बिहिदाना। आबजोश मुनक्का को कहते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आबजोश का अर्थ है मुनक्का। सरदा का अर्थ है खरबूजे की जाति का एक श्रेष्ठ फल। लकलक, लकलक का अर्थ है दुबला पतला। बम्बुक, बम्बुक का अर्थ है बहादुर बलवान। अमलबेद का अर्थ है खट्टा फल। खट्टा का अर्थ है मुहावरा पराजित करने के अर्थ में। अमरे मतलब कचहरी के कारिंदे। लाते मतलब रिश्वत लेते कारिंदों का अभिनय करते हैं। अजीरन, अजीरन का मतलब है अक्ल की अपच, जिसकी अक्ल में अपच पड़ गई उसको कहते हैं अजीरन। बाला कुंवारा। चाल चलन या परंपरा। श्वेत, श्वेत मतलब श्वेत रंग वाली चीजें। वायस, ये तो सभी को पता होगा, पर्यायवाची शब्द कौआ। इंद्रायन, इंद्रायन लाल रंग का एक सुंदर लेकिन कड़वा फल होता है इंद्रायन। दाड़िम इंपॉर्टेंट है, दाड़िम मतलब अनार। कनक वृष्टि मतलब सोने की वर्षा, अर्थात चाहे जितना धन मिले। बाजे बाजे मतलब किसी किसी। पिनक पिनक हल्का नशा। नाहक मतलब अकारण। बेर बेर मतलब बार बार। जम मतलब यमराज। आशना मतलब परिचित या संबंधी। बोदा मतलब घटिया या बेजान। गडेरिया गडेरी की जाति। सरब मुहर मतलब तुरंत। पनही इंपॉर्टेंट है, पनही का मतलब क्या है? जूता। मलिन मैला, सादे भीतर से काले ऊपर से निर्मूल धूर्त या कपटी। विस्तारा जैसे ब्रह्म ज्ञानी हो जो ऊंच नीच को समान भाव से देखते हैं, व्यंग भाव को भाव में कहा गया है भारतेंदु जी के द्वारा विस्तारा। ठीक है, फिर चाबना, चाबना मतलब छक्कर खाना। जमा मतलब कोष या खजाना। बंदे मतलब हुक बजाने वाले। गहराई मतलब सिर ना आ पड़े। गबड़ा मतलब धुंध, नोट कीजिएगा। यहाँ आशय अस्पष्ट बात से है। आछत मतलब जीवित रहते। आपू ही मतलब अपने आप या स्वयं। टिकटी मतलब फांसी के लिए लगाया गया तख्त। ठीक है, तो ये शब्द आए थे जो कठिन शब्द थे, उसके अर्थ इसी बुक में दिए गए थे, वो यहाँ मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं प्रथम अंक की ओर। प्रथम अंक जो कि बाह्य प्रांत हम लोग ने देखा था, इसमें महंत जी अपने दो चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजन करते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं। महंत जी अपने चेलों नारायण दास को पूर्व और गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नारायण दास को कहाँ जाने को कहते हैं? पूर्व में, जो अच्छा इनका शिष्य होता है, लेकिन जो गोवर्धन दास होता है वो लालची किस्म का होता है और वो पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहते हैं महंत, ताकि वे वहां से भीख ला सके और शालग्राम जो भगवान है उनको भोग लगाया जा सके। प्रथम दृश्य स्थान है बाह्य प्रांत, महंत गुरु और दो शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। दूसरा दृश्य में देखा जाए तो बाजार का है।
गोवर्धन दास चौपट राजा की अंधेर नगरी में पहुंचता है, जहां बाजार में तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं और सभी का मूल्य क्या है, टके सेर, मतलब चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो आपका भाजी हो, सब्जी भाजी हो, सब टके सेर बिक रहा है। उसे आश्चर्य होता है, वो वहां से मिठाई ले लेता है। कितनी मिठाई ले लेता है? साढ़े साढ़े 3 सेर मिठाई खरीद लेता है। और कितने पैसे भीख में मिलते हैं उसको? 7 पैसे भीख में मिलते हैं। दूसरा दृश्य स्थान बाजार, ये क्रम से है, क्रम भी पूछा गया था एक बार, तो क्रम से मैंने यहाँ लिख दिया है। कबाब वाला घासीराम, घासीराम कौन है? जो चना बेचता है। कबाब वाला है घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, कुंजड़िन, फिर मुगल, फिर पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला और बनिया। ठीक है, ये मछली वाली होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले कबाब वाला है, फिर घासीराम है, फिर नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़िन, कुंजड़िन कौन है? जो सब्जी बेचती है। मुगल, मुगल मेवा बेचता है। पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला और बनिया, ये 10 लोग बाजार के स्वरूप में देखने को मिलते हैं, बाजार के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तीसरे अंक का नाम जंगल है। इसमें महंत जी, नारायण दास तथा गोवर्धन दास मिलते हैं। गुरु के समझाने के बाद भी वह सदा के लिए वहीं अंधेर नगरी में रहना चाहता। बात होती है यहाँ पे, तो सब तक ये सिर बिक रहा है, सभी को पता चल जाता है। लेकिन जो गोवर्धन दास है वो नहीं मानता, वो कहता है मैं तो यहीं रहूंगा। और कहता है कि अंधेर नगरी में रहना चाहता है ताकि वह टके सेर के भाव से बहुत अच्छा खा सके। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजे बास। ये समझाते हैं संत, लेकिन नारायण दास अपने गुरु की बात को मान लेता है और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करता है। यह कहकर महंत चले जाते हैं कि भाई देख लेना, कि जाते जाते महंत उसे कहते हैं कि यदि उसे कभी भी कठिनाई आए, किसे? उसके जो शिष्य है गोवर्धन दास को, तो मुझे याद कर लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। फिर चौथा अंक राजसभा का है। इसमें चौपट राजा एक बकरी के दीवार के नीचे दबकर मर जाने के अपराध में निरपराधी कोतवाल को फांसी सजा सुना देता है। उसके अपराध नहीं होता, फिर भी वो अपराध जो है वो ट्रांसफर होते कोतवाल को तक को पहुंच जाता है। और कोतवाल की फिर होता है कि उसकी जो गर्दन है वो पतली पड़ जाती है फंदे के अकॉर्डिंग, तो फिर वो कहता है कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसको फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि हमें न्याय तो करना ही है अपने राज्य में। तो गोवर्धन दास को पकड़ लाते हैं। तब वो गोवर्धन दास याद करता है कि अरे ये मैंने क्या किया, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, मैंने तो किसी की जमा भी नहीं लूटी, मुझे किस जुर्म में मौत मिल रही है। तब वो अपने गुरु महंत को याद करता है। फिर गुरु महंत एक तरकीब लगाते हैं, तरकीब ये लगाते हैं कि इस साइत में जो कोई भी मरेगा वो सीधा बैकुंठ धाम जाएगा, वो सीधे स्वर्ग जाएगा। तो जब ये सुनता है राजा, तो राजा उस समय अपने आप को समाप्त कर लेता है। फिर चौथा दृश्य देखा जाए तो राजसभा का है। क्रम में आने वाले जो पात्र हैं इनको नोट कर लीजिए। एक सेवक है, राजा, मंत्री, दूसरा नौकर, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडेरिया और अंत में कोतवाल। ठीक है, तो ये सब होते हैं। एक सेवक है, फिर राजा, फिर मंत्री, दूसरा नौकर, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडेरिया और कोतवाल। पांचवें अंक का नाम है अरण्य। याद रखिएगा, जो तीसरा अंक है जंगल, इसका भी अर्थ होता है अरण्य, और जो अरण्य है इसका भी अर्थ होता है जंगल। ठीक है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये याद रखिएगा। तीसरे अंक का नाम जंगल है और पांचवें अंक का नाम अरण्य है। इस अंक में राजा के सिपाही गोवर्धन दास को फांसी पर लटकाने के लिए लेने लेने आते हैं। जो सिपाही लोग होते हैं, 2 प्यादे, वो गोवर्धन दास को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कोतवाल की गर्दन में फांसी का बड़े आकार का फंदा पूरा नहीं आता, जिस कारण गोवर्धन दास की मोटी गर्दन उसमें डालकर उसे लटका देने का निर्णय किया जाता है। वैसे भी गोवर्धन दास खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। पांचवा दृश्य स्थान अरण्य है। गोवर्धन दास और उसके 4 प्यादे इसमें आते हैं। छठा अंक में देखें तो शमशान में गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी को पुकारता है। ठीक समय पर गुरु जी आकर उसे युक्ति पूर्वक बचा लेते हैं और चौपट राजा अपनी मूर्खता से स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। छठा दृश्य देखा जाए तो शमशान का है। गोवर्धन दास, 4 सिपाही हैं, गुरु महंत हैं, एक ही है। ठीक है, राजा, मंत्री और कोतवाल ये सब उपस्थित होते हैं छठवें अंक में। ये हम लोगों ने पढ़ ली कथा वस्तु। एक तरीके से देखा जाए कि क्या है प्रथम अंक से लेके छठवें अंक तक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंधेर नगरी नाटक की प्रमुख पंक्तियां। जैसे ही आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो समर्पण के नाम से आपको 2 पंक्तियां मिलेंगी। पंक्तियां तो और भी ज्यादा हैं। शुरुआत की पंक्तियां आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मान्य योग्य नहीं होत को कोरो पद पाए, मान्य योग नरते जे केवल परिहित जाए। ये पूछा जा सकता है कि किस नाटक से ली गई पंक्तियां, तो ये अंधेर नगरी नाटक से ली गई हैं। दूसरी पंक्ति है,
कि राम की भक्ति से गणिका का उद्धार हुआ, राम की भक्ति से गिद्ध को गति मिली, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास, भय कवि कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास, भय भजी रघुराई। प्रथम अंक में महंत और दोनों चेले ये गाते हुए आते हैं, राम भजो करके। दूसरा है लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। ये भी प्रथम अंक में अंत में गाते हैं, जब नहीं मानता है ना गोवर्धन दास, तब वो कहता है कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, इसमें ये नरक है, नरक का द्वार है ये। ठीक है। फिर दूसरा अंक में घासीराम कहता है चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चना चने जोर गरम टके से। ठीक है, तो दूसरा अंक तो बाजार का है, आपने देखा। फिर दूसरे अंक में हलवाई कहता है कि जो खाएगा वह पछताएगा, जो ना खाएगा वह पछताएगा, रेवड़ी काकड़ा पापड़ पड़का, ऐसी जाति हलवाई जिसके 36 राष्ट्र हैं भाई, जैसे कलकत्ता के विल्सन मंदिर के अंदर वैसे हम अंधेर नगरी के, सभी सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके से खाजा। ये हलवाई गाता है। फिर दूसरे अंक में जो कुंजड़िन है जो सब्जी बेच रही है वो कहती है जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। फिर मुगल गाता है दूसरे अंक में, बाजार का दृश्य है तो सब दूसरे ही अंक में आते हैं कि हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ बना, हिंदुस्तान का आदमी लक हमारे यहाँ का आदमी बम्बुक बम्बुक, लो सब मेवा टके शेर। फिर चूरन वाला पाचक वाला जो है चूरन बेचता है, वो कहता है कि चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके से। पाचक वाला गाता है। फिर दूसरे अंक में मछली वाली गाती है कि नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछली को बिरहिया मिले बिना अकुलाए। फिर ब्राह्मण द्वितीय अंक में ब्राह्मण जात बेचता है, वो कहता है जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके से, लुटाए दिया अनमोल माल ले टके से। द्वितीय अंक में ब्राह्मण गाता है ये। अगला है दोहा है, ये याद रखिएगा, ये दोहा है। तीसरे अंक में महंत गाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोहा है। तीसरे अंक में कौन ये पंक्ति कहता है, गाता है दो महंत जी। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास, कोयल कौआ एक समान, बुद्धिमान मूर्ख एक समान, इंद्रायण अनार विषय, जहां नहीं कोई भेदभाव, उस देश में मत रहो जहां सुनहरी वर्षा होती हो, रहोगे तो कष्ट पाओगे, प्राण देश होए, प्राण और तुमको देना पड़ेगा। और ये एक बार प्रश्न पूछा था, अंधेर नगरी अनबूझ राजा टके शेर भाजी टका शेर खाजा, ये कौन सा राग है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राग काफी है। जब आप इसमें पढ़ते हैं ना पंक्तियों को, तो उसके ऊपर लिखा रहता है ऐसे राग काफी, है ना, या दोहा ऐसे लिखा रहता है, 2 जगह लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया दोहा कौन सा है। दोहा मैंने भी बताया था आपको, ये देखिए सेत सेत सब एक से ही दोहा है, और राग काफी है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा टका शेर भाजी टके शेर खाजा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, अंधाधुंध मच्चो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा, गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये 5वें अंक में गोवर्धन दास गाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, जिनके पास में बुक है वो याद जरूर कर लीजिएगा। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान, सुजान समाज ते ऐसे ही आपो ही नसे जैसे चौपट राजी। लास्ट में अंतिम पंक्तियां हैं, जब ये नाटक खत्म होता है तब ये जो गुरु महंत है वो गाता हुआ 6वें अंक में समाप्त हो जाता है ये नाटक। ठीक है, अब जो इस नाटक के बारे में आलोचकों के कथन है वो पढ़ लेते हैं। इसके शुरुआती जब नाटक पढ़ते हैं तो इसमें रामविलास शर्मा जी बताते हैं कि अंधेर नगरी
अंग्रेजी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। क्या बोलते हैं कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। यह नाटक अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा को भी प्रकट करता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में भी आया है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु ने अंधेर नगरी चौपट राजा की लोक कथा लेकर उसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने यहाँ दिखाया है कि पुराने लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने नाटक लिखा, तो सबकी आंखें खुल गईं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि यह रचना कालजयी कृति है। नेमीचंद जैन कहते हैं कि अंधेर नगरी में यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षण मिश्रण है। किसका आकर्षण बताया है? यथार्थपरकता का और शैलीबद्धता का, है ना? गायन शैली में भी लिखा हुआ है ना। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के शब्दों में अंधेर नगरी में यह देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, वहां प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है सिद्ध कुमार के शब्दों में कि अंधेर नगरी में यह चौपट राजा की कथा है जिसे न्याय या न्याय का भेद नहीं है और जो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का बड़ा व्यंग्यात्मक एवं आकर्षक चित्र अंकित हुआ है। पूरा नाटक अगर पढ़ना है तो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में आपको ये नाटक अक्षरशः पढ़ाया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले नाटक अगले वीडियो के साथ में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी का आभार एवं धन्यवाद।